हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल विश इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे मेवाड़ का इतिहास। और मेवाड़ के इतिहास के बारे में बहुत से इतिहासकारों ने अच्छे अच्छे अपने मत दिए हैं। और मेवाड़ का इतिहास है वो एक ऐसा इतिहास रहा है जो विश्व के अंदर अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। मेवाड़ के इतिहास से ही क्या बनता है, राजस्थान का इतिहास बनता है। और राजस्थान के इतिहास से ही भारत का इतिहास बनता है। और उस हम इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं जिसमें महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा हमीर ऐसे बहुत से वीर योद्धा हुए जो अपनी वीरता के लिए आज पूरे इतिहास में उनको पढ़ा जाता है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं, मेवाड़ का इतिहास। और मेवाड़ का इतिहास है वो एग्जाम की दृष्टि से आपको बता देता हूँ, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे राजस्थान के छोटी से बड़े लेवल की कोई भी एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन है वो पूछे ही जाते हैं, क्योंकि यह एक अच्छा इतिहास रहा है इतिहास की दृष्टि से। इस मेवाड़ का इतिहास है वो इतिहास की दृष्टि से बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, और विस्तार से पढ़ेंगे ताकि आपके सभी डाउट है वो इस क्लास के माध्यम से क्लियर किए जा सकें। आप फिर चाहें राजस्थान के ये आल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये क्लास रहेगी दोस्तों, बता देता हूं। अब हम पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास। तो देखिए, पहले ये शब्द आया है मेवाड़। तो क्या वास्तव में यह मेवाड़ था? यह प्राचीन समय से मेवाड़ था क्या? तो हम इसको देखें तो मेवाड़ है वो प्राचीन समय से नहीं था। जब भारत में जनपद यानी जनपद थे, 16 जनपद थे, तो उनमें एक जनपद था सीवी जनपद। कौन सा जनपद था दोस्तों? सीवी जनपद। पहले हम मेवाड़ के बारे में देख लेते हैं। मेवाड़ में किस किस वंश का यहाँ पर शासन रहा था, तो वो आपको पता ही है, गुहिल वंश का शासन रहा था। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे। और गुहिल वंश से दो शाखा निकल कर आती है, रावल शाखा और सिसोदिया शाखा। दोनों ही शाखा मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है वो सिसोदिया शाखा है दोस्तों। तो यहाँ पर पहले हम मेवाड़ के बारे में जानकारी लेते हैं कि मेवाड़ शब्द है या मेवाड़ जो क्षेत्र है, यह वास्तव में जो ये क्षेत्र मेवाड़ का था, ये पहले मेवाड़ के नाम से ही जाना जाता था क्या? तो आपको बता देता हूं, मेवाड़ है वो किस जनपद में आता था आपको पता होना चाहिए। जनपद की हम बात करें तो सीवी जनपद। कौन सा जनपद है? सीवी जनपद के अंदर आता था दोस्तों। और सीवी जनपद की जो हम बात करें राजधानी, तो इसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? मध्यिका। क्या थी दोस्तों? मध्यिका। मध्यिका थी। और मध्यिका और वर्तमान में इसको क्या कहते हैं? वर्तमान में इसको नगरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नगरी के नाम से, क्योंकि यह चित्तौड़ में है। नगरी कहां पर है दोस्तों? चित्तौड़ में है। और इस चित्तौड़ में नगरी में सिक्के मिले हैं जिसमें सीवी जनपद की राजधानी है वो मध्यिका बताई गई है, लेकिन यह नगरी के अंदर प्राप्त हुए हैं तो इसकी राजधानी नगरी भी कहते हैं दोस्तों। अब यहां पर हम बात करें तो ये जनपद में था, सीवी जनपद में। अगर पूछा जाए कि मेवाड़ किस जनपद में आता है तो सीवी जनपद में, जिसकी राजधानी मध्यिका, जिसको वर्तमान में नगरी कहते हैं, जो चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों, नगरी शहर है। अब यहां पर बात करें तो मेवाड़ में राजस्थान के कितने जिले आते हैं? तो राजस्थान के आपको पता होना चाहिए, राजस्थान का जो मैप है उसके अनुसार राजस्थान के कितने जिले आते हैं दोस्तों? तो राजस्थान के उसके अनुसार है, पहले तो आपको है वो मैप अच्छे से आना चाहिए। मैप है वो बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। ये देखिए, जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में ये बांसवाड़ा है, ये डूंगरपुर है, ये डूंगरपुर, उसके बाद में प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा। ठीक है, यहां पर हम बात करें तो ये उदयपुर, और उदयपुर के ऊपर है ये राजसमंद है दोस्तों। ठीक है,
तो आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं ये कौन सा जिला है? राजसमंद, राजसमंद। और ये कौन सा है? उदयपुर, उदयपुर। ठीक है दोस्तों, जो मैं बता रहा हूं मेवाड़ के अंदर जो जिले आते हैं वो यहां पर हम चर्चा करेंगे। उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, ये जिला है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। उसके बाद में ये जिला कौन सा है दोस्तों? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़। और उसके बाद में ये जो है प्रतापगढ़। ये वर्तमान में ये जिले 5 जिले हैं, वो किस में आते हैं? मेवाड़ क्षेत्र में आते हैं। तो आपको पूछे कि मेवाड़ क्षेत्र में कितने जिले आते हैं? क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में जिले, तो आपको बता देना है 5 जिले जो मैंने आपको नाम बता दिए हैं, राजसमंद, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। ठीक है, अब यहां पर हम बात करें तो मेवाड़ शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? तो यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मेव या तो मे प्लस आड़, ठीक है, या फिर मेव प्लस आड़ भी कर दो, मेवाड़। तो मेव से क्या होता है? यहां पर मेर जाति, मेव या मेर जाति थी दोस्तों, मेव या फिर मेर जाति, जाति की क्या थी? यहां पर अधिकता थी। क्या थी? अधिकता। और इस मेर या मेव जाति की अधिकता के कारण, ठीक है, थी। और आड़ का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ क्या होता है? यानी कि रक्षित प्रदेश। क्या होता है दोस्तों? रक्षित प्रदेश। समझिए, हर यहां पर शब्द को ध्यान से सुनिए, इसके बारे में। आड़ का अर्थ होता है रक्षित प्रदेश, मेव का अर्थ होता है मेर या मेव जाति की अधिकता यहां पर मेवाड़ में थी। तो ये क्षेत्र क्या हो गया? मेवाड़ हो गया कि मेर या मेव जाति से रक्षित प्रदेश ही क्या कहलाया? मेवाड़ कहलाया दोस्तों। आई होप आपको यहां पर ये समझ में आ गया होगा कि मेवाड़ क्यों कहते हैं। क्योंकि यहां पर पहले मेव, या जिसको मेर जाति भी कहते हैं, उसकी अधिकता के कारण है, और ये यहाँ का रक्षित प्रदेश है। जैसे हम बात करें काठियावाड़ की, तो काठियावाड़, ठीक है, तो यानी कि जो एक कठिन भूमि से रक्षित प्रदेश काठियावाड़ कहलाता है। ठीक है, और भी ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। तो इसी ही मेर जाति से रक्षित प्रदेश कौन सा हो गया? मेवाड़ हो गया। ठीक है, ये हमने मेवाड़ का अर्थ समझा। इसको एक नाम से भी और जाना जाता था। इसके अन्य नाम की हम बात करें दोस्तों, तो अन्य नाम क्या थे इसके? इसको मेदपाट भी कहते हैं, मेदपाट, मेदपाट, मेदपाट भी, यानी कि ये क्या था? मेव जाति की अधिकता के कारण इसको मेदपाट भी कहते थे, और मेदपाटन भी कहते थे, मेदपाटन। तो ये अन्य नाम थे इसके। किसके? अभी तक हम इसके नॉर्मल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं मेवाड़ का। ठीक है, यहां पर अभी ये वंश के अंदर हम नहीं गए हैं कि क्या कि इसमें कौन सा वंश था, अभी तक हम नहीं पहुंचे। अभी हम मेवाड़ के बारे में देख रहे हैं कि मेवाड़ है वो सीवी जनपद में आता था, जिसकी राजधानी मद्दिका थी। वर्तमान में नगरी कहते हैं, चित्तौड़गढ़ में स्थित है क्षेत्र इसमें। अब वर्तमान में 5 जिले आते हैं, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और उदयपुर। अन्य नाम इसके मेदपाट, मेदपाटन के नाम से भी जाना जाता है। मेव प्लस आड़, यानी कि मेवाड़ का अर्थ होता है कि मेव जाति की अधिकता, यानी कि मेव जाति से रक्षित प्रदेश ही क्या कहलाया? मेवाड़ कहलाया दोस्तों। यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर किस वंश का शासन रहा था, तो इसका आप है वो स्क्रीन शॉट लीजिए, मिटा देता हूं। ठीक है, अब यहां पर हम चर्चा करते हैं मेवाड़ में कौन सा वंश रहा था? गोहिल वंश। ठीक है दोस्तों, गोहिल वंश। अब गोहिल वंश की हम चर्चा करें, मेवाड़ के अंदर कौन सा वंश था? गोहिल वंश, गोहिल वंश। अब गोहिल वंश की बात हम करें दोस्तों, तो गोहिल वंश का संस्थापक है वो इन्हीं के नाम पर, यानी गोहिलादित्य, जिसको गुहादित्य भी कहते हैं। ठीक है, और गहलोत, जिसने गोहिल वंश
या फिर गहलोत वंश या फिर गुहिलोत वंश, ये अन्य नामों से मतलब हम देख सकते हैं। ठीक है, गहलोत, गुहिलोत वंश की यहां पर क्या रखी दोस्तों, मेवाड़ में नींव रखी। किसने रखी? गुहिलादित्य ने रखी। तो उनकी हम अच्छे से विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि यह वंश था, इसकी यहाँ पर कितनी शाखाएं है, वो किस साहित्यकार के अनुसार बताई गई है। इसका जो ध्वज था वो कैसा था इस वंश का। इस वंश का राष्ट्रीय वाक्य यानी कि आदर्श वाक्य क्या था, इस यहाँ पर हम पूरी चर्चा करेंगे। कितने वंशों में यह डिवाइड होता है। तो देखिए, हम बात करें तो इसका जो गुहिल वंश था, इसका जो आदर्श वाक्य था वो क्या था दोस्तों? आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य था, दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। क्या था दोस्तों? दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। तिहि राखे करतार। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? जो धर्म की रक्षा करते हैं उनकी मतलब परमात्मा है वो रक्षा करते हैं, यानी कि जो धर्म की रक्षा के लिए अडिग रहते हैं उनकी परमात्मा यानी रक्षा करते हैं। ये इसका आदर्श वाक्य किसका? मेवाड़ का। ठीक है, मेवाड़ के जो गुहिल वंश है वो क्या थे? सूर्यवंशी, सूर्यवंशी थे। ठीक है, और हम चर्चा करें तो इनका ध्वज, हम करें तो ध्वज के ऊपर क्या था? जैसे आपको पता है ये क्या है? सूर्य है। तो एक तो सूर्य उगता हुआ सूरज था मेवाड़ के सिसो, ये गुहिल वंश का जो ध्वज था। और यहाँ पर एक तो इधर हम चर्चा करें तो एक तो था भील सरदार। कौन था दोस्तों? भील सरदार है वो इस ध्वज में दिखाया गया है। और उसके सामने है वो शासक को दिखाया गया है दोस्तों। किसको दिखाया गया है? शासक को दिखाया गया है। तो ये यहाँ पर इसमें दिखाया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर जो भील सरदार थे, ये किसका चित्र बताया जाता है? उनके हाथ में धनुष यानी कि धनुष था और साथ में क्या थी दोस्तों? तीर। क्या थी? तीर थी। ठीक है, और ये मतलब इनका क्या था? राष्ट्रीय ध्वज। और इसके इस मतलब यहाँ पर लिखा हुआ था, दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। दृढ़ राखे धर्म को, इनके जो ध्वज था उसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, राखे करतार। और इधर शासक का मैपिंग थी, ये इसमें दिखाया गया है जो यहां पर हम देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये क्या था? ध्वज था। इस तरह से यहां पर है वो ध्वज था किसका? गुहिल वंश का। ठीक है, तो अब यह पूछा जाता है कि गुहिल वंश के ध्वज में है वो किसका चित्र है? तो इनके जो ध्वज में है वो भील सरदार और उनके सामने शासक का चित्रण दिखाया गया है और उगते हुए सूरज का चित्रण दिखाया गया है, जिससे इनको क्या बताया गया है? सूर्यवंशी बताया गया है। और इसके नीचे इनका आदर्श वाक्य है ध्वज में, यानी दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। जो धर्म की रक्षा करते हैं उनकी है वो परमात्मा रक्षा करते हैं दोस्तों। और उसी पर अडिग रहते हुए महाराणा प्रताप ने अपनी एक अच्छी इतिहास की जो मतलब यहाँ पर
परिचय दिया था। ठीक है, हम मेवाड़ के इतिहास में महाराणा प्रताप को इतने इंटरेस्टिंग क्यों पढ़ते हैं? आपने देखा होगा, एक तो भारमल जो हम पढ़ेंगे, जयपुर आमेर के जो कछावा वंश है उनके अंदर, जो उनको इतिहास में इतना नहीं माना जाता जितना महाराणा प्रताप को, क्योंकि महाराणा प्रताप है वो कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी और उन्होंने सबसे पहले अधीनता स्वीकार की थी। यानी कि जो सबसे अलग संघर्ष करता है उसी को है वो आगे पढ़ा जाता है दोस्तों। तो वैसे ही अगर आप अच्छा संघर्ष करोगे तो सफलता मिलेगी, और सफलता मिलेगी तो लोग आपका भी एग्जाम्पल देंगे दोस्तों। ठीक है, तो उसी के माध्यम से हम यहां पर अब बात करें तो ध्वज, तो पूछा जाता है ध्वज में क्या है? भील, एक तरफ भील सरदार, एक तरफ भील सरदार व दूसरी तरफ शासक का चित्रण है, शासक का चित्रण है दोस्तों, चित्रण है। ये हमने ध्वज के बारे में देखा। और क्या है ध्वज में? उगता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज, जिससे इनको सूर्यवंशी बताया गया है, सूरज। ठीक है, और हम इसमें चर्चा करें तो यह संसार का सबसे प्राचीन जो है वो वंश बताया गया है। तो संसार का, संसार यानी विश्व आ गया इसमें, हम विश्व का सबसे प्राचीन वंश कौन सा वंश है दोस्तों? गुहिल वंश। किसने बताया है? ये अगर पूछा जाए किसने कहा तो मुहैणोत नैणसी ने, मुहैणोत नैणसी ने कहा है, नैणसी ने कहा। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया। अब गुहिल वंश के जो कुल देवता हैं, कुल देवता की हम बात करें तो कुल देवता कौन है? एकलिंग जी, एकलिंग जी यानी कि शिवलिंग। ठीक है, और कुल देवी बाण माता। कुल देवी कौन है दोस्तों? यहां पर लिखा रहा हूं कुल देवी, और कुल देवी है बाण माता, बाण माता। अब यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गुहिल वंश की कितनी शाखाएं है वो बताई गई है। तो गुहिल वंश की अलग अलग शाखाएं है वो इतिहासकारों ने अलग अलग बताई है। जैसे हम देखते हैं, आपने मेवाड़ का जो मारवाड़ का इतिहास हम पढ़ेंगे उसके अंदर गुहिल जो राठौड़ वंश की शाखा है वो मारवाड़ में, बीकानेर में भी हम पढ़ेंगे, किशनगढ़ में भी पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से गुहिल वंश की जो मतलब शाखाएं हैं वो क्या किसने कितनी बताई है वो हम देखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक आपको बता देता हूं, अभी तक हमने क्या पढ़ा? गुहिल वंश मेवाड़ के अंदर है वो स्थापना होता है गुहिल वंश का, जिसको गुहिलोत या गहलोत वंश भी कहते हैं। आदर्श वाक्य इसका धड़ राखे धर्म को तीर राखे करता है, सूर्यवंशी। और यहाँ पर ध्वज है वो एक तरफ इसमें भील सरदार और दूसरी तरफ है वो शासक का चित्रण है, उगता हुआ सूरज भी है वो इसमें यहाँ पर दिखाया गया है। और संसार का यानी कि विश्व का सबसे प्राचीन वंश है वो बताया गया है, मोहतनेर से ने कहा है। कुल देवता है वो एकलिंग जी, कुल देवी है वो बाण माता है दोस्तों। और यहाँ पर आपको ये एक और बता देता हूँ, चलो। ये जो मतलब मेवाड़ के शासक थे ये अपने आप को क्या मानते थे? हिंदुआ सूरज कहा। तो अगर पूछा जाए कि हिंदुआ सूरज कहते हैं, मेवाड़ के शासकों को क्या कहते हैं? हिंदुआ सूरज भी कहते हैं। ये भी आप है वो याद रखना दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं, आराम से पढ़ेंगे, प्रत्येक डाउट को हम क्लियर करते हुए पढ़ेंगे ताकि कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए और उसका हम जवाब दें, तभी तो है वो बेस्ट तैयारी हमारी मानी जाएगी दोस्तों।
अब यहां पर हम बात करें तो शाखा, मेवाड़ में गुहिल वंश की शाखा, गुहिल, अभी हम इसका परिचय पढ़ रहे हैं गुहिल वंश का। अभी गुहिल वंश के जो संस्थापक गुहिलादित्य हैं वहां पर अभी तक हम नहीं पहुंचे हैं। शाखा तो देखिए, मोहनोत नैणसी के अनुसार गुहिल वंश की कितनी शाखा थी? 24 शाखा। मोहनोत नैणसी के अनुसार गुहिल वंश की 24 शाखाएं थी, 24 शाखाएं थी। जबकि हम बात करें तो कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार कितनी शाखाएं गुहिल वंश की? 24 ही बताइए। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार भी कितनी शाखाएं थी? उनके अनुसार भी कितनी शाखाएं थी? 24 शाखाएं थी गुहिल वंश की। ठीक है, शाखाएं। और यहां पर एक कवि राजा श्यामल दास के अनुसार, कवि राजा श्यामल दास देखिए, मोहनोत नैणसी की पुस्तक, 2 पुस्तक है, नैणसी लिख्यात और मारवाड़ प्रगनारी विगत, और ये जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो ये हैं क्या, इनको घोड़े वाला बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पुस्तक है वो क्या है? एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, और श्यामल दास, इनकी रचना क्या है? वीर विनोद। और यहाँ पर उन्होंने गुहिल वंश की कितनी शाखाएं बताई है दोस्तों? इन्होंने 36 शाखाएं बताई है, 36 शाखाएं। तो गुहिल वंश की कितनी शाखाएं? तब क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि कवि श्यामल दास के अनुसार गुहिल वंश की कितनी शाखाएं हैं? तो 36 शाखाएं हैं। या पूछ लिया जाता है कि गुहिल वंश की 36 शाखाएं किस इतिहासकार ने बताई है? तो कवि राजा श्यामल दास ने बताई है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गुहिल वंश की कितनी शाखाएं हैं? तो 24 शाखाएं उन्होंने बताई है दोस्तों। और ऐसे ही 24 शाखाएं किसने बताई है? मोहनोत नैणसी ने बताई है। तो ये तो हमने देखी है शाखाएं। अब हम देखते हैं गुहिल वंश की उत्पत्ति के जो मतलब उत्पत्ति है उसके समर्थन में है वो इतिहासकारों ने अपनी अपनी क्या क्या राय रखी हैं। और फिर हम उत्पत्ति के संबंध में जानने के बाद है वो हम गुहिल वंश की है वो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे दोस्तों। गुहिल वंश है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये आप है वो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम देखते हैं उत्पत्ति के अनुसार गुहिल वंश। तो अगर पूछा जाए कि किसके अनुसार, मोहनोत नैणसी के अनुसार 24 शाखाएं, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार 24 शाखाएं और श्यामल दास के अनुसार है वो 36 शाखाएं गुहिल वंश की है वो बताई गई है दोस्तों। अब हम देखते हैं गुहिल वंश की जो उत्पत्ति के समर्थन में है वो यहाँ पर क्या क्या बताया गया है। उत्पत्ति हम देखते हैं गुहिल वंश की उत्पत्ति। गुहिल वंश की उत्पत्ति है वो किस किस इतिहासकार ने कैसे बताया है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले। अब देखिए अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग है वो अपनी राय दी है। आपको पता है कोई भी इतिहासकार की है वो सेम बात है, हाँ समर्थन जरूर दिया कि हाँ भाई ऐसे समर्थन ये इस वंश से आए थे। तो बहुत से इतिहासकारों ने समर्थन भी दिया है। तो कौन है वो समर्थन देता है और कौन है वो गुहिल वंश को कोई चंद्रवंशी बताता है, कोई ब्राह्मण बताता है, कोई नौ से खाद्यन की संतान बताता है, तो कोई विदेशी बताता है, तो कोई है वो गुजरात के वल्लभी नगर के राजा शिलादित्य के वंशज बताता है। तो हम देखते हैं दोस्तों, पहले देखते हैं अबुल फजल के अनुसार। अबुल फजल के अनुसार
अबुल फजल के अनुसार, एकदम अच्छे से विस्तार से डिटेल से पढ़ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अनुसार गुहिल वंश की उत्पत्ति, गुहिल वंश की उत्पत्ति ईरान के राजा, ईरान के शासक जो भी है, ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतान है, आदिल की संतान है। तो गुहिल वंश को है वो अबुल फजल ने किसकी संतान बताई है? नौशेखा आदिल की संतान, जो ईरान के शासक थे दोस्तों। ठीक है, अब हम देखते हैं कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गुहिल वंश गुजरात के शासक, गुजरात यानी वल्लभीनगर गुजरात, वल्लभीनगर, गुहिल वंश वल्लभीनगर जो कहां पर पड़ता है दोस्तों? गुजरात में पड़ता है, गुजरात। वल्लभीनगर के राजा किसके दोस्तों? शिलादित्य के वंशज है। तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गुहिल वंश वल्लभीनगर के राजा शिलादित्य के वंशज है वो, इन्होंने कर्नल जेम्स टोड ने बताया है, घोड़े वाले बाबा ने बताया दोस्तों। ठीक है, और हम देखते हैं तो मुहैणोत नैन्सी ने अपना क्या मत रखा है गुहिल वंश के समर्थन में? इन्होंने भी क्या बताया है कि गुहिल वंश है वो कहां से आए? गुजरात से आए हैं। गुहिल वंश गुजरात से आए, ये मुहैणोत नैन्सी ने है वो अपना मत रखा। अब हम देखते हैं एक व्यक्ति है, कौन? यहां पर बता देता हूं, गौरी शंकर ओझा। कौन थे दोस्तों? गौरी शंकर ओझा। गौरी शंकर ओझा के अनुसार गुहिल वंश की उत्पत्ति है वो सूर्य से, यानी सूर्य के वंशज हैं, सूर्यवंशी बताया। गौरी शंकर ओझा के अनुसार गुहिल लोग की उत्पत्ति है वो क्या बताया? सूर्यवंशी है, डायरेक्ट लिखा रहा हूं मैं, सूर्यवंशी है। गौरी शंकर ओझा के अनुसार गुहिल वंश की जो उत्पत्ति है वो सूर्यवंशी उन्होंने बताया है दोस्तों। एक और व्यक्ति यहां पर मैं बता देता हूं, यहां पर बता देता हूं, चलो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और 4 और 5वें नंबर की हम बात करें तो 5वें नंबर की हम बात करें दोस्तों तो अचलेश्वर शिलालेख मिला है। कौन सा शिलालेख है? अचलेश्वर शिलालेख। और इसके अनुसार गुहिलों की उत्पत्ति है वो, गुहिल वंश की उत्पत्ति है वो क्या बताया उन्होंने? चंद्रवंशी। क्या बताया है? चंद्रवंशी है वो बताया है। तो अगर पूछा जाए तो यहां से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं? यही पूछा जाता है कि किस इतिहासकार के अनुसार गुहिल वंश की उत्पत्ति नौशेखा आदिल की संतान बताया है? तो अबुल फजल ने। ऐसे पूछा जा सकता है कि अबुल फजल के अनुसार गुहिल वंश की उत्पत्ति कैसे हुई है, या फिर कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गुहिल वंश की उत्पत्ति है वो कैसे हुई है।
या फिर पूछा जा सकता है कि वल्लभी नगर के राजा शिलादित्य के वंशज है वो गोहिल वंश को बताया है, किस इतिहासकार ने बताया है, तो कर्नल जेम्स टोड ने बताया है। मुनोत नैन जी के अनुसार गोहिलों की उत्पत्ति है वो या गोहिल कहां से आए हैं, तो गुजरात से। गौरी शंकर ओझा के अनुसार गोहिल वंश है वो क्या है, सूर्यवंशी है। जबकि अचलेश्वर शिलालेख, किस शिलालेख के अनुसार हमें पता चलता है कि गोहिल वंश है वो क्या है, चंद्रवंशी है, तो अचलेश्वर शिलालेख के अनुसार पता चलता है दोस्तों। तो ये हमने उत्पत्ति है वो देखी है। तो अभी तक मेरे ख्याल से आपके सभी डाउट है वो उत्पत्ति तक है वो क्लियर हो गए होंगे। मेवाड़ के बारे में अच्छे से देखा, जो किसी प्राचीन समय में जनपद में, शिवी जनपद में आता था, जिसकी राजधानी मध्यका थी, वर्तमान में नगरी चित्तौड़ में है। और हमने उनका अर्थ देखा। मेव जाति के द्विता के कारण मेव जाति से रक्षित प्रदेश ही क्या कहलाया, मेवाड़ कहलाया। और हमने इनके बारे में अच्छे से विस्तार से देखा। राष्ट्रीय ध्वज, आदर्श वाक्य, ठीक है, हिंदुआ सूरज है वो कहते थे दोस्तों ये। और फिर उत्पत्ति में हमने देखा था अबुल फजल के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड, मुनोत नैन जी, गौरी शंकर ओझा, अचलेश्वर शिलालेख के अनुसार। तो ये हमने अभी तक है वो मेवाड़ का है वो अभी तक है बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हमने पूरा किया। अब यहाँ से है वो नेक्स्ट क्लास से आपको गोहिल वंश के जो वास्तविक जो संस्थापक हैं, वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को कहा जाता है, जबकि संस्थापक गोहिलादित्य है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको एक शानदार है वो यहाँ पर सिलेबस अच्छे बेसिक लेवल से है वो करवाया जा सके। जय हिंद, जय भारत।